रोटेशन हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ए, तो अल्फा ऐसे लगा, ऐसे फोर्स इधर लग रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे रॉड है मान लो, फोर्स यहां लगा, फोर्स यहां लगा, देखो कैसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो सेशन, आई एम सुभाषिष दास, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रोटेशनल मोशन बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जो कि एक रिजिड रॉड से जुड़ा हुआ है। सो यस, आप रिजिड रॉड का इमाई जानते हैं, तो यूजिंग द इमाई वैल्यू ऑफ द रिजिड रॉड अबाउट वेरियस पोजीशन ऑफ एक्सिस, हम लोग उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप चूंकि जानते हो कि रिजिड रॉड जब अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तो उसका एमआई होता है ml²/2m, और वही रॉड जब अपने एंड पोजीशन के एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है तब उसका एमआई हो जाता है ml²/3। तो मैं एक मान लो ये एक रॉड ले लिया, ठीक है, ये एक रॉड है ऑफ मास एंड लेंथ l, ठीक है, इसका मास m है, लेंथ l है, ends of the rods are identified as A and B, ठीक है ना, सेंटर ऑफ द रॉड लेट इट बी O। अगर मैं एक फोर्स लगाऊं, if I apply one force F at some point को मैंने मान लो मार्क कर दिया है एक P से, let P be the point where I am applying this force, और as a result of this है ना, हमको ये अवेलेबल डिस्टेंस दिया है, मान लो दिस इज L/6, अवेलेबल डिस्टेंस दिया है L/6। अब हमको पूछा जा रहा है कि दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट, ठीक है, यहां जो क्वेश्चन है, मान लो इफ दिस रॉड इज फ्री टू रोटेट, अगर ये फ्री टू रोटेट वाले कंडीशन पे है, ठीक है ना, तो फिर ड्यू टू दिस applied force find linear acceleration as well as angular acceleration। इसका लीनियर एक्सेलरेशन क्या होगा एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम ये दोनों विषय पर बात करेंगे। तो पहला है कि चूंकि रॉड इज फ्री टू रोटेट एंड फ्री टू ट्रांसलेट एज वेल, कोई एक्सेस प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई फिक्स्ड एक्सेस नहीं है और नहीं कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, तो ऐसे केस में जब आप रॉड को फ्री छोड़ते हो एक स्मूथ सरफेस में, ठीक है ना, और तब आप उस पे फोर्स लगाते हो, राइट, सो एज अ रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड फोर्स उसका प्राइमरी इफेक्ट, लीनियर फोर्स का प्राइमरी इफेक्ट क्या होता है, लीनियर एक्सेलरेशन, राइट, लीनियर फोर्स का प्राइमरी इफेक्ट इज द लीनियर एक्सेलरेशन। तो हमारा जो सवाल है व्हाट विल बी द लीनियर एक्सेलरेशन, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू m into a। सिंपल सा बात हम जानते हैं, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या डायमेंशनल बॉडी हो, अगर हम किसी बॉडी पे, है ना, अगर हम किसी बॉडी पे एक लीनियर फोर्स लगाते हैं तो रिजल्ट ऑफ द लीनियर फोर्स उसमें लीनियर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो लीनियर एक्सेलरेशन यहां बनेगा, ये लीनियर एक्सेलरेशन क्या P पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन है? नहीं, आंसर है ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है जिसका वैल्यू हम कहेंगे अप्लाइड फोर्स डिवाइडेड बाय मास, ठीक है, ये लीनियर एक्सेलरेशन ऑपरेट होगा एट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड। रॉड अपना टोटल मास को कहां लोकेट करता है, उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे, जो जिसको कि हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है रॉड में, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म मास का मतलब पूरा रॉड में हर छोटा छोटा सेगमेंट अगर सोचो तो हर जगह, चाहे इस कोना पे है, इस कोना पे, बीच में और कहीं भी देखो, हर जगह इक्वल मास
रखा हुआ है, ठीक है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। तो रॉड पे जब थ्रू आउट द रॉड एक एंड से दूसरे एंड हर जगह बराबर मास होगा, तब उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होगा, राइट। सेंटर ऑफ मास उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगा। इसीलिए किसी भी रॉड को कोई भी लीनियर फोर्स दो, ठीक है, कुछ भी लीनियर फोर्स अप्लाई करो, तो उसके वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन आना चाहिए वो थ्रू सेंटर ऑफ मास होगा। इसीलिए ये एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन जो डेवलप हुआ है एट सेंटर ओ, ये कहां डेवलप हुआ है? एट सेंटर ओ, दैट इज इक्वल टू F by m। पहला पार्ट का आंसर आपका आ गया, ठीक है, फाइन। अब है व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन रॉड पे क्या होगा? अब सवाल है एंगुलर एक्सेलरेशन कब बनेगा? जब रोटेशन होगा, है ना। रोटेशन होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेजर करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बनेगा ओमेगा डी थीटा बाई डी टी। अब जब ओमेगा बनेगा तो ओमेगा के चेंज डी ओमेगा बाई डी टी से अल्फा बनेगा। तो ये एंगुलर मोशन होगा तब जाके एंगुलर एक्सेलरेशन का बात आ सकता है। अब सवाल ये है कि एंगुलर एक्सेलरेशन लाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए? दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क। अब आप पूछोगे कि यहाँ तो लीनियर फोर्स लगाया जा रहा है, कोई एंगुलर फोर्स तो है नहीं, तो बेसिकली कोई एप्लीकेशन एज एन एंगुलर फोर्स होता नहीं है, ठीक है। कोई भी एंगुलर फोर्स लीनियर फोर्स से ही डिराइव होता है। तो एक लीनियर फोर्स को, जो कि यहाँ अप्लाइड फोर्स F है, इसको एक अवेलेबल परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर O है, अप्लाइड फोर्स यहाँ लगा, इसको इतना L/6 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है, ठीक है ना। यानी कि अप्लाइड फोर्स एक तरह जैसे लीनियर एक्सेलरेशन ला सकता है, उसी तरह ये अप्लाइड फोर्स अबाउट O, अबाउट सेंटर O, टॉर्क will be produced, torque applied rather देखिए produce नहीं लिखे, torque due to applied force about center O, torque due to applied force। ये जो एक फोर्स लगाया उसकी वजह से जो टॉर्क हुआ उसको हम लोग F into L/6 कहेंगे, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। टॉर्क क्या होता है? लीनियर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये टॉर्क जो है दैट बिकम्स I इनटू अल्फा, टॉर्क ही I इनटू अल्फा होता है, ठीक है, एंगुलर मोशन में। तो यहां हम लिख सकते हैं F इनटू L/6 बराबर, रॉड रोटेट करेगा, क्योंकि हमने यहां लिखा है फ्री टू रोटेट। तो whenever rod is said to be free to rotate, usually वो किसके अबाउट रोटेट करेगा? It will rotate about an axis passing through its center, जो कि उसका सेंटर ऑफ मास है। फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ होता है? सेंटर ऑफ मास में होता है। तो सेंटर ऑफ मास में जब एक्सिस होगा तब mi होगा ml²/12 दैट इनटू अल्फा, ठीक है। तो इससे हम देखो अल्फा को निकाल पाए, है ना। तो यहां से अल्फा हमारा हो गया, कितना हो गया? 2F/ml, 2F/ml जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा बना, और उसका ऑर्डर क्या होगा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। ऑर्डर विल बी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो रॉड में दो चीज डेवलप हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स, एक है लीनियर एक्सेलरेशन और दूसरा है एंगुलर एक्सेलरेशन। यही दोनों चीज पूछा गया था। सो यस, these are the two physical quantities that has been asked in this particular question. Well, let's move to the second question. मान लो second question अगर हम लोग सॉल्व करते हैं with this detail, कि जो पहले क्वेश्चन में जैसे हम लोगों ने देखा कि
जो फोर्स लग रहा था वो L/6 और रॉड वाज फ्री टू रोटेट। अब अगर मान लो उसी रॉड में ये सेंटर पॉइंट है, ये ए ये बी, और इसका डिटेल है मास एम लेंथ एल। अब मैं अगर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली थ्रू द सेंटर, ठीक है, अब अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं डायरेक्टली थ्रू द सेंटर, सो दिस इंप्लाइज दैट अब जो है ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है, एम इन टू ए, और हमको इस बार भी वही एक्सेलरेशन मिलेगा, लीनियर एक्सेलरेशन एफ बाई एम, जो प्रीवियस केस में मिला। तो ऐसा कहने का मतलब है कि एक पर्टिकुलर फोर्स, एक सर्टेन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अगर तुम सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड पे लगाओ या कहीं भी और पोजीशन पे लगाओ, ठीक है ना, तो रिजल्टिंग एक्सेलरेशन सेम होगा अगर हम मास सेम रख रहे हैं तो, और अप्लाइड फोर्स का भी वैल्यू सेम। हाँ, लेकिन पोजीशन ऑफ अप्लाइड फोर्स के हिसाब से एंगुलर एक्सेलरेशन का बात जो है, अब जो है अल्फा का अगर बात करो तो वो जीरो। क्यों अल्फा जीरो होगा? क्योंकि दिस इंप्लाइज दैट देयर इज नो टॉर्क। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर इज नो टॉर्क अबाउट सेंटर एट ओ, ठीक है ना। सेंटर ओ पे सेंटर ओ पे ही लग रहा है तो फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां होगा? एट सेंटर। तो यही कारण है कि अब ये अप्लाइड फोर्स जो है हमको एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं दे पा रहा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब हम फोर्स डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड में लगाते हैं, प्रोवाइडेड rod is free to rotate, in that case the rod cannot experience angular acceleration alpha, क्योंकि उसका फ्री एक्सिस ऑफ रोटेशन में ही फोर्स लग रहा है। अब मान लो इसी को अगर मैं एक और केस पे ऐसे डिस्कस करूं कि नाउ द सेम रॉड ऑफ सेम लेंथ, मास एम लेंथ एल, ये उसका सेंटर ओ हो गया। अब मैंने क्या किया, एक एक्सिस प्रोवाइड कर दिया, मान लो एक एक्सिस प्रोवाइड कर दिया, दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ए, ठीक है। तो एक्सिस का पोजीशन क्या है? देयर इज एन एक्सिस थ्रू end A and perpendicular to the length of the rod, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं समझ रहे हो क्वेश्चन मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब जो है एक एक्सिस, एक एक्सटर्नल एक्सिस पाइवोटेड है जो कि एंड ए से पास कर रहा है। तो अब इस सिचुएशन का मतलब है, भले तुमको यहां कहेगा नहीं कि रोटेशन किसके अबाउट होना है, तो इसका बेसिक सा मतलब है कि रोटेशन कैन बी टेकन प्लेस, ठीक है ना, अबाउट एक्सिस थ्रू ए। ये जो ए पॉइंट पे जो एक्सिस हमने लिया है इसके अबाउट अब रोटेशन पॉसिबल है, प्रोवाइडेड अगर उसमें टॉर्क हो। तो अब मान लो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे अब मैं फोर्स लगा दिया एफ, कहां लगाया? सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। तो हमको पता है कि सेंटर ऑफ मास का अवेलेबल डिस्टेंस एंड से कितना है? L/2। अब सवाल है कि अब इसमें लीनियर एक्सेलरेशन, अब देखो, अब अगर क्वेश्चन है फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन at O and angular acceleration, linear acceleration at O and angular acceleration। तो प्रीवियस क्वेश्चंस के जैसे ही मैंने लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों यहां पूछ रहा हूं, दोनों पॉइंट डिस्कस करना है। और अब जो है रॉड में, है ना, अब जो है रॉड में फोर्स लगाए हैं सेंटर के थ्रू परपेंडिकुलर टू द रॉड। पोजीशन देखो ध्यान से,
पोजीशन जो है ये 90 डिग्री है, यानी रॉड से परपेंडिकुलर जैसे एक्सिस है, फोर्स भी परपेंडिकुलर टू द रॉड लगाया गया, सो दैट आई कैन गेट L/2 एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ रहे हो? इत्मीनान से, शांति से समझना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, as because one of the position of the rod has been obstructed by placing an axis। ठीक है, एक्सिस को रॉड के ही एक पॉइंट ए से पास किया जा रहा है, सो एज पर हम लिख सकते हैं एज पर सिचुएशन end A has been obstructed in changing position that is it has been obstructed in doing translation, right? ट्रांसलेशन करने से रोका गया चेंज ऑफ पोजीशन नहीं कर पाएगा कौन? एंड ए, जो कि एक्सिस पॉइंट है, वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, तो पूरा का पूरा रॉड जो है, कोई पॉइंट ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है एक्सेप्ट द एंड ए, तो हर एक पॉइंट का चेंज ऑफ पोजीशन हो सकता है ऑन दैट प्लेन जिस प्लेन पे इसका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन एंड ए जो पोजीशन है उसका चेंज ऑफ कोऑर्डिनेट पोजीशन ऑन प्लेन नहीं होगा। इसका मतलब है पॉइंट ए को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है इन ट्रांसलेशन। तो जब कभी हम किसी भी रिजिड बॉडी का किसी भी एक पॉइंट को ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं इन मेकिंग चेंज ऑफ इट्स पोजीशन ऑन इट्स प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस, वो रॉड जिस प्लेन पे है, ठीक है, जिस प्लेन पे लाई कर रहा है, अगर वो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो हॉरिजॉन्टल सरफेस का जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस प्लेन में अगर रॉड का एक भी पॉइंट को रोक के रखा जाए कुछ समय के लिए ताकि वो अपना कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज ना कर सके, इसका मतलब है कि वो पॉइंट उसका एक्सिस है और तब रॉड उस एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा। तो यहां दिस इंप्लाइज दैट देयर कैन बी रोटेशन, देयर कैन बी a rotation about axis A। तो चूंकि ये एक्सिस ए के अबाउट रोटेट कर सकता है, इसका मतलब है दिस इंप्लाइज दैट नो ट्रांसलेशन मोशन पॉसिबल, नो ट्रांसलेशन मोशन इज पॉसिबल फॉर दिस रॉड। अब इस रॉड को एक ट्रांसलेशन मोशन पाना संभव नहीं है, क्योंकि किसी भी रिजिड बॉडी या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स को अगर सो कॉल्ड ट्रांसलेशन मोशन में जाना है तो जरूरी है कि उसका हर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट अपना कोऑर्डिनेट पोजीशन चेंज करे फ्रॉम वन इंस्टेंट टू नेक्स्ट इंस्टेंट ऑन इट्स प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस। जरूरी नहीं है कि सभी पॉइंट का इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर प्योर ट्रांसलेशन, एब्सोल्युटली प्योर ट्रांसलेशन का बात है तो एक रिजिड बॉडी का रॉड का, अगर रॉड पर बात कर रहे हैं तो उसका हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का इक्वल, कहने का मतलब है ये चीज मैं डायग्राम से समझा देता हूं, देख लो। अगर मान लो ये रॉड का एक पोजीशन है, रॉड यहां गया, रॉड यहां गया, तो देख रहे हो हर एक पॉइंट का अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, समझ रहे हो कि नहीं, हर एक पॉइंट का अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है तो फिर ये प्योरली ट्रांसलेशन है। रॉड अगर इंस्टेंट टू इंस्टेंट अपना चेंज ऑफ पोजीशन कर रहा है कोई भी पॉइंट को, जैसे मैंने अलग अलग पॉइंट को मार्क किया है इन पोजीशन 1 से पोजीशन 2 जाने में, फिर देखो 2 to 3 जाने में भी मैंने 3 पॉइंट को मार्क किया है ना, समझ रहे हो ना। तो इसको कहेंगे दिस इज इक्वल टू प्योर ट्रांसलेशन, ये होगा प्योर ट्रांसलेशन, ठीक है, ये होगा प्योर ट्रांसलेशन। और इम्प्योर ट्रांसलेशन का क्या मतलब है? जहां ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। इम्प्योर ट्रांसलेशन का मतलब है जहां ट्रांसलेशन भी होगा और रोटेशन भी होगा। जैसे मान लो रॉड का ये एक पोजीशन 1, ठीक है ना, अब रॉड पोजीशन 2 में गया,
अब तुम कहोगे कि यहाँ ये पॉइंट ध्यान से देखो, ये पॉइंट मैंने 4 पॉइंट्स को मार्क किया, सबका लीनियर डिस्प्लेसमेंट या चेंज ऑफ पोजीशन कहो अनइक्वल है। तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट अपना पोजीशन तो चेंज कर रहा है लेकिन अनइक्वली चेंज कर रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ इम्प्योर ट्रांसलेशन। तो ये इम्प्योर ट्रांसलेशन का जो मतलब है, इसका मतलब ट्रांसलेशन के प्योर नहीं है, ट्रांसलेशन के साथ कुछ और है। सो दैट इज ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। इसमें ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है, लेकिन ये प्योर रोटेशन भी नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। दोनों कैरेक्टर है लेकिन कोई भी कैरेक्टर यूनिक नहीं है, ना तो ट्रांसलेशन यूनिक है और ना ही रोटेशन यूनिक है। सो इट्स एन इम्प्योर ट्रांसलेशन और यू कैन इवन से इम्प्योर रोटेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें रोटेशनल बिहेवियर भी है और इम्प्योर रोटेशन में होता है कि आप रोटेशन के साथ साथ ट्रांसलेशन भी देख सकते हो। तो ये तब होता है व्हेन नो पॉइंट्स हैज बीन ऑब्स्ट्रक्टेड फ्रॉम चेंजिंग इट्स पोजीशन, जबकि इतना जरूर समझ रहे हो, है ना। अब जबकि ये जो सवाल है, सवाल में एंड ए जो है वो प्योरली ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी कि ये ना तो ट्रांसलेशन है प्योर, ना ही इम्प्योर ट्रांसलेशन है। तो ये क्या है? ये प्योर रोटेशन है। ये क्या है? ये प्योर रोटेशन है, समझ रहे हो, ये प्योर रोटेशन है। तो प्योर रोटेशन मोशन है ये, यानी कि अप्लाइड फोर्स, अब जब कोई बॉडी प्योर रोटेशन है तो लीनियर मोशन तो हो ही नहीं रहा है, इसीलिए रॉड में ट्रांसलेशन नहीं है तो डायरेक्ट लीनियर एक्सेलरेशन नहीं आएगा। ये जो मैंने पूछा था फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन एट हो, तो क्या मतलब वैल्यू ही नहीं होगा? हाँ होगा, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं होगा, वो अल्फा की वजह से होगा। कैसे होगा बता रहे हैं, ठीक है, इतना क्लियर है अभी तक का। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि जो अप्लाइड फोर्स लगा था F that into L/2 will be equal to I into alpha, F into L/2 बराबर I into alpha। तो इसको लिख सकते हैं F L/2 I अब हो जाएगा ml²/3। ये सभी जानते हो, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए जहां तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है। तो एंड पोजीशन के अबाउट एक्सिस है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द एंड, और जब एंड के पोजीशन पे एक्सिस होता है तो आई होता है ml²/3। तो हम लोग यहां से अल्फा निकाल लिए, तो वो होगा 3f/2ml, है ना, ये अल्फा हो गया। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो रॉड है, ठीक है ना, रॉड में जो यहां एक्सिस है तो रॉड में फोर्स लगा यहां, दिस इज द L/2 डिस्टेंस। ये जो टॉर्क लगा यानी इसके अबाउट एंड ए के अबाउट ये अल्फा डेवलप होगा, ठीक है, जो अल्फा बना हमारा 3f/2ml। ये रोटेशन हो रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द एंड ए, तो अल्फा ऐसे लगा, ऐसे फोर्स इधर लग रहा, देखो ध्यान से देखो, ये ऐसे रॉड है, मान लो फोर्स यहां लगा, हाँ फोर्स यहां लगा, देखो कैसे घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो कि नहीं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, ये जो एंटी क्लॉकवाइज इफेक्ट है, ये अल्फा को बनाएगा इतना। अब है कि अल्फा का तो वैल्यू मिल गया कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन चाहे तुम ये पॉइंट का देखो, सेंटर का देखो, यहां का देखो, कारण सबका सेम होगा, कारण रॉड यहां है। अगर रॉड का एंगुलर मोशन होगा, इफ रॉड विल रोटेट थ्रू एन एंगल थीटा, है ना, अबाउट दिस एंड ए, तो सभी पॉइंट का इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो अल्फा भी सभी पॉइंट में सेम होगा, हर जगह अल्फा सेम होगा। लेकिन हमारा आर्गुमेंट तो सेंटर ओ का लीनियर एक्सेलरेशन से है, तो सेंटर ओ जो कि रेडियल डिस्टेंस L/2 पे है, उसका भी सर्कुलर लोकस ऐसे, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ अल्फा, समझ रहे हो कि नहीं। तो ये जो अल्फा के वजह से लीनियर एक्सेलरेशन बनेगा,
लीनियर एक्सेलरेशन एट ओ, ठीक है ना, वो होगा अल्फा इंटू रेडियस दैट इज L/2, ठीक है। तो डायरेक्ट ट्रांसलेशन की वजह से लीनियर एक्सेलरेशन नहीं आया, लेकिन हाँ रोटेशन से अल्फा बनेगा और अल्फा का कंसीक्वेंस एक लीनियर एक्सेलरेशन बना देगा सेंटर ऑफ द रॉड में। अदर हर एक पॉइंट का अपना अलग अलग लीनियर एक्सेलरेशन होगा और इस लीनियर एक्सेलरेशन को कहेंगे ड्यू टू एंगुलर मोशन, यानी कि ये टेंजेंशियल लीनियर एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू डालेंगे 3f/2 ml, दैट इंटू L/2, L फर्दर कैंसिल हो गया तो ये हो गया 3/4 ऑफ f/m। समझ में आया? तो लीनियर एक्सेलरेशन हो गया 3/4 ऑफ f/m। वही फोर्स जब वही रॉड में सेंटर पे लगा था विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन तब बना था लीनियर एक्सेलरेशन f/m, सेम फोर्स ऑन द सेम रॉड एट सेम पोजीशन, सेम इन डायरेक्शन। बट अब जो है एक एक्सिस है एंड ए पर फिक्स्ड है जिसके अबाउट रॉड रोटेट करेगा, तो वही सेंटर पे अब रिजल्टिंग लीनियर एक्सेलरेशन 3/4 बन गया देन दैट ऑफ द प्रीवियस केस। उम्मीद कर रहा हूं ये जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फिजिक्स में तभी आगे बढ़ेंगे जब कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कॉन्सेप्ट सीखो, फिजिक्स सीखोगे, कॉन्सेप्ट सीखोगे तब आगे बढ़ोगे, स्कोरिंग बढ़ेगा और तुम्हारा जो एस्पिरेशन है जेई या नीट को क्रैक करने का वो तभी संभव है। सो उम्मीद कर रहा हूं कि इस तरह का डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली चैनल को सपोर्ट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को ज्वाइन करने के लिए और भी लोगों को रिकमेंड कीजिए और चैनल को सपोर्ट करेंगे सो मोर वीडियोस विल बी पॉसिबल फॉर मी टू डू फॉर यू, और मैं लगातार आपके लिए वीडियोस बनाते रहूंगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।